हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुब्बा लर्नोलॉजी फ्री एजुकेशनल चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप हमारे चैनल पर फ्री में एजुकेशन जो है गेन करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एनटीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर और जनवरी में, उसकी एजुकेशन जो आपको फ्री प्रोवाइड करवाई जा रही है। स्टूडेंट्स, आपका जो पहले एक क्लास जो है DC 01 की लग चुकी है और आज हमारी DC की सेकंड क्लास है। इसके साथ ही दोनों क्लासों में हमने कंप्लीट सिलेबस है जो वो कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं, ये प्लेलिस्ट में चली जाएंगी वीडियो। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को ओपन करें और ये वीडियोस आप जो है देख सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और स्टूडेंट, आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी एक एक वीडियो आपको मिलती रहे और हम आपके कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा करवा सकते हैं A to Z इंफॉर्मेशन के साथ। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और स्टूडेंट्स, आइए हमारे पास आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। 6 ऐसी खेल क्रियाएं, 3 भीतरी और 3 बाहरी। हम जानेंगे कि भीतरी गेम्स कौन सी होती हैं और बाहरी गेम कौन सी होती है। भीतरी गेम्स जो पाठशाला में या घर पर किसी रूम या किसी वेड़े में अंदर जो खेली जाती है, जैसे हमारी लॉबी में खेली जाए, और जो बाहरी गेम है जो ग्राउंड में खेली जाती है जिसमें बच्चे का फिजिकली बाहरी गेम है। यहाँ पर बच्चे का क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, शारीरिक। और जो भीतरी गेम है वहाँ पर बच्चे का कौन सा विकास होना है, वहाँ पर बच्चे का होगा मानसिक विकास। बच्चे का मानसिक विकास होगा। हम जान सकते हैं कि बच्चे हैं जो वो केवल भीतरी ही नहीं, बच्चे बाहरी गेम भी खेलते हैं। अगर भीतरी गेम खेलेंगे तो बच्चे क्या है, जल्दी बोर हो सकते हैं, जिसके कारण उनमें हीनता की भावना आ जाती है और बच्चे क्या हैं, जिद्दीपन अख्तियार कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों को हमेशा भीतरी और बाहरी दोनों तरह की इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल होती है हमारी भीतरी गेम और एक्सटर्नल होती है बाहरी गेम। बच्चों को प्रत्येक प्रकार की गेम्स है जो खिलानी चाहिए और विभिन्न जो बच्चे के क्षेत्र हैं विकास के, वहाँ पर बच्चों को क्या है, हेल्प मिलती है, उनका विकास होता है। विकास के किन किन विभिन्न क्षेत्रों का विकास होता है, इसीलिए हम जानेंगे कि कौन सी गेम खेलने से बच्चे का कौन सा विकास है जो वो बढ़ता है। आगे हम देखते हैं। यह देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो हैं सांप सीढ़ी की गेम खेल रहे हैं। गेम खेलने के साथ साथ उनका कौन कौन सा विकास हो रहा है, देखिए ना, बच्चे कितने खुश हैं, बहुत खुश लग रहे हैं बच्चे। बच्चे का क्या हो गया, मानसिक विकास हो गया। दूसरा, बच्चे मिलजुल कर खेल रहे हैं, मिलजुल कर खेल रहे हैं। मिलजुल कर खेलने से उनकी कौन सी भावना का जो विकास हो रहा है, उनमें भाईचारा, एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना का है विकास हो रहा है। और बच्चे क्या है, मिलजुल कर खेल रहे हैं। मिलजुल कर खेलेंगे तो उनका कौन सा विकास होगा, तो उनका भाईचारक विकास होगा। बच्चे सामाजिकता लेकर आएंगे और बच्चों में अपनापन होने की भावना आ जाएगी। और बच्चे क्या हैं, बहुत ही दिमाग के इस गेम से दिमाग के बढ़ने की आवश्यकता जरूर होती है। जैसे कि हम कह दें कि बच्चे जो हैं खेल तो रही हैं, बच्चों ने रुचि दिखाई, अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो खेल रहे हैं, लेकिन बच्चों का विकास भी तो हो रहा है ना। बच्चों का संज्ञानात्मक, बच्चों का कौन सा विकास हो रहा है, कोग्निटिव विकास। कोग्निटिव विकास है जो बच्चों का वो हो रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे हैं जो इंडोर गेम में, भीतरी गेम में भी इतना इंटरेस्ट लेते हैं कि बच्चों का प्रत्येक प्रकार का जो विकास है इंडोर में भी संभव है। लेकिन इंडोर ऐसा होना चाहिए कि जहाँ थोड़ी बहुत फिजिकली एक्टिविटी भी हो जाए, तभी बच्चे का जो साथ में फिजिकली ग्रोथ है, फिजिकली विकास है, वो भी बढ़ता जाएगा। आगे है हमारे पास शतरंज, जिसे हम इंग्लिश में चेस भी बोलते हैं। चेस की गेम, हमें भी पता है कि चेस की गेम खेलने पर बहुत ही ज़्यादा हमारा दिमाग है जो वो खोलना पड़ता है। दिमाग को जो पूरा खोलना पड़ता है, तभी बच्चे हैं जो इस गेम को प्ले कर पाते हैं। अगर वो अपने दिमाग को खोलेंगे तभी उनको पता चलेगा कि आगे हमने कौन से स्टेप पर जाना है और कहाँ से हमारी बीटी ना कटी जाए। इसीलिए हर एक बात का उन्होंने ध्यान रखना है। सो बच्चों का मानसिक विकास है जो अपना
कोग्नेटिव विकास, कोग्नेटिव डेवलपमेंट है जो बच्चे की, वो शतरंज खेलने से, चेस खेलने से क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। आगे है हमारे पास एक और भीतरी गेम, वो कौन सी है, बच्चे अपने खिलौने और बॉल्स से खेल रहे हैं। क्या होते हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं और खेलने से ही वह खुश हैं, खुशी के कारण वह अपनी गमियों को भूल जाते हैं। कभी कभी तो बच्चे ऐसापन भी लाते हैं कि बच्चे भूख ही भूल जाते हैं, खाना पीना ही छोड़ देते हैं, इतना गेम में इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो भीतरी गेम्स हैं वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए बच्चों को कोई ना कोई भीतरी गेम है, जो भीतरी खेल है, वो करवाते ही रहना चाहिए, तभी बच्चे का जो है मानसिक विकास बढ़ता ही जाएगा। आगे है हमारे पास एक और भीतरी गेम, पूछी तो उन्होंने 3 ही थी, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आप परीक्षा में जब भी कोई ऐसा प्रश्न उठकर आए तो आप उसका रिप्लाई जल्दी से दे सकें और भीतरी गेम के बारे में आपको सोचने के लिए मजबूर ना होना पड़े, आप फट से उसका उत्तर दे दें। ये जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसी अनुमान से मैं आपको यह काम करवा रहा हूँ। ये आज पहले जो पेपर का लास्ट सेशन ही है, इसके बाद मैंने सेकंड शुरू कर देना है और एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर आपके मॉक टेस्ट भी मैं डालता रहूँगा, ताकि आपको एक मेरे मॉक टेस्ट करने से ही सारी रिवीजन जो है दोबारा से हो जाए और आप अच्छे से पेपर कर अच्छी जॉब प्राप्त कर लो। हमारे पास है आगे, हमारे पास है जो बच्चे हैं जो पज़ल गेम खेल रहे हैं। पज़ल में क्या होता है कि बच्चे जोड़ रहे हैं अलग अलग बॉक्सेस को, उनको पता है कि किस जगह पर कौन सा बॉक्सेस आना है और बच्चों ने यह खिलारा डाल रखा है अलग अलग बॉक्सेस का। और बच्चे यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शेप में, आयत शेप में क्या है, जोड़ना शुरू कर दिया है। इन्हीं में बच्चे, ये तीनों बच्चों का क्या लग रहा है, हम भी जानते हैं बच्चों का क्या लग रहा है, दिमाग लग रहा है। दिमाग से उनका कौन सा विकास होगा, कोग्नेटिव मानसिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा और एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं और बच्चों का कौन सा सहयोग की भावना भी बच्चों में उजागर होगी। सो आइए हम आपको अब आउटडोर गेम्स जो कि बच्चे ग्राउंड में खेल सकते हैं, जहाँ बाहर अपने आंगन में खेल सकते हैं, जहाँ गली में खेल सकते हैं, जहाँ बच्चों की सेफ्टी हो, दुर्घटना ना घटे, इस जगह पर ही खेलना बच्चों के लिए अच्छा होता है। आउटडोर गेम्स में क्या है, रोप, जो बच्चे की उछल कूद करते हैं रोप से, इससे बच्चे का कौन सा विकास हो रहा है, ये बच्चे का, हम तो पहले नंबर पर सबसे पहले आउटडोर पर कौन सा विकास होना है, फिजिकली। बच्चे का जो है फिजिकली विकास होना ही होना है, शारीरिक विकास होगा उसका। और मानसिक, उसको खुशी मिल रही है कि वो जो रोप है उस पर कूदने के लिए तत्पर है, मतलब कि कूदने के लिए तैयार है और कूदा भी जा रहा है। इससे उसको दिमागी खुशी भी मिलेगी और बच्चे का क्या है, संज्ञानात्मक विकास भी है जो वो भी बढ़ावा देगा। हम आगे जानते हैं। आगे हैं हमारे पास, बच्चे भाग रहे हैं किसी गार्डन में। सो बच्चे भाग रहे हैं, एक तो साथ में है, उनमें कौन सी विकास हो गया, भाईचारक साझ हो गई उनमें और उसका सामाजिक विकास हो गया, सहयोग की भावना आ गई। दूसरा नंबर, बच्चों को खुशी मिल रही है, उनका भावात्मक विकास भी हो रहा है। और क्या हो रहा है, बच्चे क्या फिजिकली ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं, बच्चे क्या है शारीरिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, जिसके कारण बच्चे क्या हैं, भाग रहे हैं और उनके जो हाथ पैर बाजू वगैरह हैं उन पर असर पड़ रहा है और उनकी मांसपेशियां जो हैं मजबूत हो रही हैं और बढ़ रही हैं, उनके मसल्स भी बढ़ रहे हैं। ऐसे हमने परीक्षा की दृष्टि से अगर 5 नंबर का प्रश्न आया तो हमने छोटा सा बनाकर उसका उत्तर दे देना है। अगर 10 नंबर में यही प्रश्न आता है तो हमने फिर अलग अलग विकास हैं जो प्रत्येक गेम के, जैसे हम आउटडोर की ये गेम कह दें कि भागने की गेम है, खेल कूद की गेम है, अलग अलग पॉइंट बना देने हैं कि कौन सा विकास होगा, फिजिकली जो शारीरिक विकास होगा बच्चे का, मानसिक विकास, उनका कोग्नेटिव विकास हो रहा है, संवेगात्मक उनका इमोशनल विकास हो रहा है, सहयोग की भावना, व एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। याद रखना कोऑपरेट, मैं कोलैबोरेट नहीं कह रहा, कोऑपरेट कह रहा हूँ, इंग्लिश में इसे कोऑपरेट ही कहेंगे। कोलैबोरेट जो है वो बच्चे खुद ही करते हैं और जो कोऑपरेट है वो क्या अपने आप में सहयोग की भावना लेकर आते हैं। जैसे बच्चों का हम क्या
अलग अलग टाइप्स के स्क्लोडिंग कर सकते हैं बच्चे की। पहली वीडियो में भी जैसे हमने जाना ना कि स्फाइलोकोडल जो बच्चे हैं सिर से लेकर हेड से लेकर टू तक पैर के अंगूठे तक फैलते हैं, और प्रॉक्सी मॉडल में क्या होता है, जो बैकबोन है वहाँ से आगे की ओर, पीछे की ओर, बाजुओं की ओर बच्चा बढ़ता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉक्सी मॉडलिस्ट। आगे है हमारे पास ये एक चार्ट मैंने बना दिया आपके लिए, जो सभी आउटडोर गेम्स हैं कहाँ कहाँ खेली जाती हैं, बाहर ही खेली जाती हैं सभी आउटडोर गेम। जैसे हमारे पास है टेनिस की गेम है, टेनिस हो गया, हॉकी, बेसबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गया, इधर हमारे पास एथलेटिक्स है। मतलब प्रत्येक गेम जो भी आपको यहाँ पर शो हो रही है, क्रिकेट हो गया, गोल्फ हो गया, साइकिलिंग, शूटिंग, आर्चरी जो तीर कमान चलाते हैं, वो सभी गेम्स हैं जो ये आउटडोर होती हैं। इनमें बच्चे का फिजिकली विकास भी होगा, संज्ञानात्मक भी, और अगर जो बच्चे टीम वर्क कर रहे हैं तो उनका संवेगात्मक और भावात्मक और साथ ही भाईचारक साझ और सोशलाइजेशन भी होना ही होना है। आगे है हमारे पास परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि बच्चों के लिए किसी भी खेल क्रिया को आयोजित करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम शिक्षक हैं तो हमें कौन सी बात पाठशाला में ध्यान पर रखनी चाहिए। अगर हम पेरेंट्स हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से ही पूछा जाएगा प्रश्न। अगर आप पालनकर्ता हो, अगर पालनकर्ता माँ बाप हैं तो उनकी दृष्टि से बताना होगा कि कैसे बच्चे घर पर गेम खेलते हैं और उनका कैसे हम ध्यान रखेंगे। अगर हम पाठशाला में अगर शिक्षक के तौर पर, शिक्षक की दृष्टि से उन्होंने पूछ लिया तो हम बताएंगे कि कैसे हमने पाठशाला में बच्चे का है जो गेम खेल रहे हैं उनका ध्यान कैसे रखेंगे। हम जानते हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बच्चों को जो क्रिया करवा रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है। हम जानते हैं ना, अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो हमारी मंजिल क्या है, हमें पता होना चाहिए। अगर हम ये पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम बनेंगे क्या। हम जो भी गेम कर रहे हैं सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जो बच्चों को खिला रहे हैं उनका लक्ष्य क्या है, बच्चों का कौन सा विकास करना है हमने। ऐसा थोड़ी ना कि हम कार्ड्स खिला दें, कार्ड्स खिलाने से बच्चा क्या है, गैम्बलिंग करने लग जाएगा, तो बच्चा तो क्या हो गया, हीनता का शिकार हो गया, बुरे कामों में फंस गया। इसीलिए बच्चे को अच्छे अच्छे कामों के लिए अच्छी अच्छी गेम खिलाएं ताकि बच्चे का जो है फिजिकली और कॉग्निटिव दोनों विकास हैं जो साथ साथ होते रहें। सबसे पहले है हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह कैसे सीखेंगे, बच्चे जो गेम खेल रहे हैं वह कैसे सीखेंगे। हमें उसका विषय वस्तु तैयार करना होगा कि वो सीखेंगे कैसे, इस पर विचार करना होगा। फिर जो सामग्री है देखना होगा कि जो बच्चे गेम खेल रहे हैं उनका बैट है, चाहे बॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे साइकिल है, वो कैसा है, वो अच्छा है या नहीं। और उसके बाद यह देखना होगा कि वो कब बच्चे को ठेस पहुंचाने वाला तो नहीं, बच्चे को कोई चोट तो नहीं लग सकती उससे। यह सामग्री हमारी ऐसी होनी चाहिए कि इनकी नुक्करें वगैरह नुकीली हैं जो वो नहीं होनी चाहिए। इन बातों का हमने क्या है ध्यान रखना है। आगे है हमारे पास एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि बच्चों को जो गेम हम खिला रहे हैं इसका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि बच्चे को कौन सा विकास हो गया। अगर हमने गेम खिलाई है, आज बच्चों को हमने हॉकी खिलाई है, बच्चों को मूल्यांकन करेंगे कि बच्चे को क्या किस प्रकार का विकास हुआ है। ऐसे ही हम कहते हैं कि लक्ष्य, उदाहरण के लिए हो सकता है बच्चे कुछ जानवरों से परिचित हो जाएंगे। अगर हम कोई जानवरों वाली गेम है बच्चों को खिला दें, कार्ड्स पर कोई जानवर बने हुए हैं, बच्चों को कोई कविता पढ़ा दें जानवरों की जैसी, बच्चे को पता हो कि ये कबूतर होता है, ये तोता होता है, ये मैना होती है, और ये बकरी होती है, ये ऊँट होता है, ये हाथी होता है। हमने क्या हो गया, बच्चे की क्या पहचान बना दी, बच्चे की क्या पहचान बना दी। बच्चों को नाम जानने आगे पहचान से कि बच्चे अपने आप ही फिर आगे जो गेम खेलेंगे वो, अगर हम उनको दोबारा यही गेम रिपीट कराएंगे तो क्या है, बच्चे यही कहेंगे कि वो तोता है, वो कबूतर है। बच्चों के पास क्या है, सभी नॉलेज है गेन होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चों का शब्द भंडार है दिमाग में वो क्या है बढ़ना शुरू हो जाएगा।
आगे हम जानते हैं। आगे है हमारे पास जो गेम खिलानी है या कोई भी कार्य करवाना है, सो क्या होना चाहिए कि बच्चे को हमने पहले जानना है कि पूर्व ज्ञान कितना है, कि बच्चे को जो पहले कितना ज्ञान है। हमें कोई भी क्रिया करवानी है तो बच्चे को पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए। क्या कि अगर बच्चे को उस खेल के बारे में पहले से थोड़ा बहुत मालूम है तो बच्चा क्या है, इंटरेस्ट दिखाएगा। अगर नई गेम है तो उनके पास दो है, जैसे वो तकड़ी के तराजू होते हैं ना, कि दो दो टाइप की तकड़ियाँ होती हैं। या तो बच्चा हिंसा का शिकार हो जाएगा या रुचि दिखाने लग जाएगा। लेकिन आप ऐसी कोशिश करें कि बच्चों को जो गेम खिलानी है उसके बारे में थोड़ा बहुत बच्चों को पहले से मालूम हो। बच्चों को आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बीच बीच में उनकी बातें सुनकर जान सकते हैं। आपको पता चलता ही रहेगा कि बच्चे का कौन कौन सा विकास हो रहा है और बच्चे को क्या क्या जान पहचान होनी शुरू हो गई है। जो भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं उसका लाभ जो है बच्चे को होना चाहिए, तभी हमारी जो शिक्षा है, तभी हमारा जो एक टीचर बनने का सपना है पूरा होता है। अगर हमारे द्वारा कराई गई प्रत्येक एक्टिविटी बच्चे को समझ में आ रही है तो हमने कोई भी क्रिया अगर बच्चे को करवाई है तो क्रिया की जो समाप्ति है उसके बाद हमने यह प्रश्न जरूर पूछने हैं बच्चे से, क्रिया के आधारित, कि जो जो बच्चे को हमने पढ़ाया और वह हम बच्चे को कुछ आया कि नहीं। वो एक उदाहरण है ना, अगर सारी रात हमने रामायण पढ़ी और सुबह हमें यही नहीं पता कि राम सीता कौन थी। सो हमें यह जानना जरूरी है कि जो बच्चे को हमने करवाया है काम वो कैसा है, बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया। जैसे हम उदाहरण के लिए पौधा उगाने के संबंधित बीज बोने की क्रिया बच्चे से करवा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को पता हो कि बीज बोने से पौधा उगेगा। सो हमें डायरेक्ट फल या फूल नहीं पैदा होंगे। सो इसीलिए इस टाइप की बच्चे को क्रिया करवाएं कि बच्चे को जो है प्रत्येक बात जो स्टेप बाय स्टेप पता चलती जाए। एक और इसकी उदाहरण है हमारे पास कि दिवाली है जो, उसके बारे में पहले बच्चे को समझा दें, बाद में सभी दृश्य के कागज़ जो हैं छोटे छोटे वो बच्चे को दिखा दें और बाद में उनको मिक्स कर दें और बच्चे को कहें कि इसको सीक्वेंस वाइज लगाओ। सीक्वेंस वाइज लगाकर बच्चा बताएगा कि दिवाली का त्यौहार जब शुरू करते हैं कैसे होगा, कैसे मनाया जाता है, क्या कुछ खाया पिया जाता है। अगर एंड वाली बात अगर पहले बच्चे ने बता दी तो हमारे पढ़ाने का वह मकसद ख़त्म हो गया, हमें अच्छे से पढ़ाना नहीं है। इसीलिए सीक्वेंस वाइज अगर बच्चा जो जो दृश्य हमने पढ़ाए थे बच्चा वह कार्ड हैं जो एक साथ क्रम में लगाता जाएगा तो बच्चे क्या हैं, हमारी बताई हुई बात पर अच्छे से क्या हैं, गौर कर रहे हैं और बच्चों को हमारी बताई हुई बात है जो अच्छे से समझ में आ रही है। आगे है हमारे पास परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न, शाला पूरा वर्ष के बच्चों के लिए एक अनुसूची तैयार करनी है कि बच्चों के टाइम टेबल तैयार करना है। वो कैसा होगा टाइम टेबल, ये लास्ट स्लाइड ही है आपके लिए। इसके बाद मैंने मॉक सेशन ही लेने हैं, वो एग्ज़ाम के नज़दीक जाकर ही लूँगा। इसीलिए आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना। हमारे पास है सबसे पहले अनुसूची में टाइम टेबल हमारा तैयार हो गया। जैसे ही हमारी पाठशाला खुलती है 9 बजे सुबह खुल जाती है, प्रातः 9 बजे, 9 से 10:30 बजे तक हमने क्या क्या कराना है, अलग अलग समय पर बच्चों को केंद्र में आना। सबसे पहले क्या करेंगे, बच्चे केंद्र में आना शुरू कर देंगे। बच्चों को पहले तो प्रसन्नता पूर्वक मिले, बच्चों को खुशी खुशी से नमस्कार बुलाएं और उनको कहें कि आगे भी जब कल से आएँ तो हमें नमस्कार बुलानी है। इस टाइप बच्चे को सिखाएं। और उसके बाद क्या होगा कि बच्चे को क्रियाएं करवाएं, चाहे गुटके की पहेलियाँ, मोती, डोरी, मिट्टी आदि इस तरह की कोई भी हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे माला में मोती परो दें, डोरी से के साथ खेलना, मिट्टी के कोई बर्तन बनाना, मिट्टी के साथ खेलना। जैसे मिट्टी बच्चे होते हैं ना, मिट्टी के गिलास भर के उसको उल्टा देते हैं जिसके कारण एक आकृति गिलास की तैयार हो जाती है और बच्चे को बहुत खुशी मिलती है कि मैंने घर बनाने की गेम खेल ली। आजकल तो मिट्टी में हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रकार के बच्चे जो मिट्टी से क्या एलर्जी खाते हैं, इसीलिए उनके लिए मिट्टी की जगह कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्ले, जो कि आर्टिफिशियल क्ले आजकल जो है दुकानों से ही मिल जाती है, बुक स्टोर से।
आगे है हमारे पास 10:30 से 10:50 तक हमने क्या करना है, बच्चों को कोई भी गीत, बाल कविताएं से क्या है, बच्चों को एक सॉन्ग में गाने की, एक लय में गाने की भावना प्रकट होती है। 10:50 से 11:30 तक हमने क्या करना है, अल्प आहार। कार्यकर्ता को कुछ बच्चों को, अल्प आहार का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को रेस्ट देकर कुछ रिफ्रेशमेंट देनी, कुछ भी खाने को देना। खाने के लिए क्या होगा कि जो कार्यकर्ता है, कोई शिक्षक है, उसको हेल्प करनी होगी बच्चों के खाने पर। और हेल्प कैसे करेगा, वो बच्चे को चटाई बिछा कर देगा आराम से, जहाँ पर बच्चे खाना खा सकें और अन्य बच्चे जो खेलना भी चाहें तो खेल सकते हैं, जिसको हम पंजाबी में क्या बोल सकते हैं, अद्धी छुट्टी, हाफ टाइम। यह ऐसा ही बोला जाता है आम भारत के स्कूलों में, हाफ डे उनको कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे क्या है, रिफ्रेशमेंट और रिलैक्स भी होते हैं। आगे है हमारे पास 11:30 से 12:30 तक क्या करना है, बच्चे को बाहरी मुक्त खेल, मतलब कि कोई भी ग्राउंड पर एक्टिविटी करवानी है। उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक कहानी सुनानी। यह कहानी ऐसी हो कि बच्चा इसमें रुचि दिखाए। 11 से 3 बजे तक आप भी जानते कि बच्चे छोटे हैं, इसीलिए उनको थोड़ी देर बाद ही भूख लगने लग जाती है, जहाँ उनको विश्राम की ज़रूरत होती है। सो आप उनको थोड़ा बहुत खाना भी दें और विश्राम के लिए थोड़ा टाइम भी निकालें, ताकि बच्चा रेस्ट कर सके। और यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं, अगर इस टाइम पर बच्चा विश्राम लेगा तो यहाँ पर हम अल्प आहार बच्चे को खाना देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, बारी गेम खिलाएंगे बच्चे को 3:45 से 4:30 तक। ये टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखा है यही लेना है। सो बच्चे को आप कोई भी टाइम ले सकते हो। 5 बजे तक आपको क्या करना है, बच्चे को हाथ मुंह धुलाना और घर वापसी के लिए तैयार करना है कि आपको छुट्टी होने वाली है और आपके माता पिता आ सकते हैं आपको लेने। या कई बार क्या होता है कि शिक्षक खुद भी घर छोड़ने के लिए बच्चों को जाता है, इसीलिए उनकी तैयारी करवानी है ताकि बच्चे साफ़ सुथरे होकर घर पर जाएं, क्योंकि बच्चों ने बारी मुक्त गेम्स प्ले की हैं, हो सकता है बच्चों के हाथ मुंह गंदे हों, इसीलिए हमने क्या करना है, उनको वॉश करवाना है और बच्चों को घर जाने के लिए तैयारी करवा देनी है। हम आगे जानते हैं। ठीक जैसे पहले हमने समझाया आपको कि शाला पूर्व बच्चे की अनुसूची तैयार कीजिए, वैसे ही है हमने 13 से 36 माह का जो बच्चा है, 1 साल से लगभग 3 साल तक का बच्चा, उसके लिए सूची तैयार करनी है। ठीक वैसे ही हमने बच्चों की रुचियों को लेकर कैसे जो रुचि तैयार करनी है, ये आपने ध्यान से इसको पढ़ लेना है कि हमने 9 से 10:30 तक क्या करना है, 10:30 से 11 बजे तक क्या करना है, 11 से 12 बजे तक क्या करना है। ये आप यहीं से ही रीड कर लें ताकि आपको पता चल जाए। ये एक उसी ऊपर वाले क्वेश्चन की क्या है एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दी है, इसको अच्छे से देख लें और पढ़कर जाएं ताकि पता चलता रहे। बच्चे को आहार में आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है दूध पूरक आहार, दूध भी दे सकते हैं बच्चों को। बच्चों को कोई भी क्रिया करवानी है तो बच्चों को ऐसी क्रिया करवाएं कि बच्चे रुचि दिखाएं। ये ना हो कि बच्चे बोर हो जाएं, बोर होंगे तो हीनता का शिकार हो जाएंगे, जिस वजह से कि बच्चे क्या हैं, इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं, अपनी रुचि लेना बंद कर देते हैं। आगे हम जानते हैं, हमारे पास है मूल्यांकन शब्द क्या है। मूल्यांकन शब्द जो है ये बहुत ही जटिल शब्द है। मूल्यांकन का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन भी बोल देते हैं। बच्चों को क्या समझ में आया इसकी हमने एवेल्युएशन करनी है। ये एवेल्युएशन पहले क्या होता था, ओनली परीक्षा लेते थे और बच्चों की लास्ट के साल के अंत में उसकी एवेल्युएशन कर देते थे, लेकिन अब यही नहीं है। अब बच्चे की एक महीने एक हफ्ते की मूल्यांकन होता है, चाहे वो उसका मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। ये भी जाना जाता है कि बच्चा कितने टाइम में कितना बड़ा, कितना उसका ग्रोथ हो रहा है, कितना उसका जो IQ लेवल है वो भी जानते हैं कितना बढ़ रहा है, वो गेम्स में कितना प्ले अच्छा करता है, वो जो हम काम देते हैं घर का होमवर्क होता है उसको कितने ढंग से और कैसे कर रहा है, ये मूल्यांकन है। अब जो है गवर्नमेंट के द्वारा पूरे साल का ही निर्धारित कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 80 नंबर का एग्ज़ाम होता था,
और 20 नंबर की क्या होती थी, लास्ट में असेसमेंट लगा देती थी। अब क्या है, अब जो वो 20 नंबर की असेसमेंट लगनी है वो आपके पूरे साल के मूल्यांकन में से ही लगनी है। हमने जाना कि मूल्यांकन किस प्रकार होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि अब खेल क्रिया का मूल्यांकन करना है कि कोई भी क्रिया करने के बाद इस बात का मूल्यांकन आवश्यक करें कि कुछ बच्चे ने सीखा भी है या नहीं सीखा, बच्चे को रुचि, यहाँ पर बच्चे ने रुचि दिखाई या नहीं दिखाई, बच्चे को जो गेम है वो मज़ेदार लगी या नहीं लगी। इस प्रकार बच्चे का हम खेल क्रिया का भी मूल्यांकन करेंगे। वैसे ही हमारे पास बाल अनुरक्षण केंद्र का मूल्यांकन, जो हमारा पाठशाला है उसका मूल्यांकन करना कि वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका ठीक ढंग से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का भी हमने ही खुद ही मूल्यांकन करना है। मतलब अब क्या हो गया कि प्रत्येक चीज़ का मूल्यांकन करना जरूरी हो गया है। आगे प्रश्न है हमारे पास, केंद्र का मूल्यांकन करते समय किन पहलुओं को हम ध्यान में रखेंगे। केंद्र का मूल्यांकन करना है हमने, जहाँ पर हम बच्चे को टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले तो कार्यकर्ता, हम क्या देखेंगे, कार्यकर्ता और बच्चों का अनुपात, मतलब कि एक कार्यकर्ता 30 बच्चों पर है या नहीं है, ये ध्यान में रखना होगा कि 30 बच्चे हैं, अगर 30 से ज़्यादा हैं तो कार्यकर्ता ज़्यादा होना चाहिए। कार्यकर्ता की बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, बच्चे को क्या समझता है कार्यकर्ता, बच्चों से प्यार से बात करता है या नहीं। कार्यकर्ता का व्यक्तित्व, मतलब कार्यकर्ता की पर्सनैलिटी कैसी है, कार्यकर्ता की जो दिख है वो अच्छे हैं या नहीं। अगर कार्यकर्ता खुद ही पुराने फटे कटे कपड़े पहन कर आएगा तो बच्चों को कैसे पढ़ा सकेगा, क्योंकि बच्चे तो उनकी ओर ही देखते रहेंगे। कार्यकर्ता का प्रशिक्षण एवं अनुभव, कार्यकर्ता के पास पढ़ाने का कितना एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ाता है, यह देखना होगा। कार्यकर्ता का बच्चों के माता पिता के साथ कैसा व्यवहार है, अगर बच्चे छोड़ने आए हैं माता पिता, कार्यकर्ता उनको गलत बोलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे बच्चों का विकास थोड़ी ना होगा। जा कार्यकर्ता के पास बच्चे छोड़ के थोड़ी ना जाएंगे ऐसे माँ बाप तो उनको पढ़ाएंगे नहीं अगर कार्यकर्ता का जो स्वभाव ही अच्छा ना हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास, कार्यकर्ता का बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार, मतलब कि कार्यकर्ता है जो बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा करता है या नहीं। अगर कार्यकर्ता ही खुद ही गालियां निकालता तो बच्चे तो वैसे ही पैदा होंगे ना, मतलब कि जो बच्चों का जो विकास है वैसे ही होगा, बच्चे घर पर भी गालियां निकालेंगे जाकर। इसलिए जो कार्यकर्ता है उसको यह चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, उनको कार्यकर्ता को खुद को अपना मूल्यांकन करना होगा कि मैंने अपने आप में कौन कौन से सुधार लाने हैं ताकि बच्चे अच्छे से विकास कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास कार्यक्रम, हमारा पाठ्यचर्या जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या है, लचकीला होना चाहिए, हमेशा बच्चों की रुचियों जैसा होना चाहिए कि जहाँ पर बच्चों को रुचि आए और बच्चे आनंद ले सकें। दिन भर की एक्टिविटीज़ अलग अलग होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है बोर ना हो सके। क्या दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक, मतलब कि यह बच्चे को विराम देना है, प्रत्येक जो है एक्टिविटी बच्चे को विराम जो है आप जरूर देते रहें। जगह खेल सामग्री तथा उपकरण अच्छा होना चाहिए, हमेशा जगह जो जहाँ पर बच्चों ने खेलना है एनवायरनमेंट उसका अच्छा होना चाहिए, खेल सामग्रियाँ वो अच्छी होनी चाहिए, उपकरण जिनसे बच्चों ने खेलना है या कोई एक्टिविटी करनी है वो अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य, जहाँ बच्चों ने कोई भी एक्टिविटी करनी है वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्वास्थ्य के लिए स्पेशल स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर क्या हो, सफाई हो, जिसके कारण ही बच्चे क्या हैं अच्छे से फल फूल सकेंगे। केंद्र परिसर तथा आसपास का क्षेत्र क्या साफ है या नहीं, ये आपने खुद ने डिसाइड करना है कि वो साफ ही होना चाहिए। खाना पकाने और खाने के लिए प्रयुक्त जो बर्तन हैं वो साफ हैं या नहीं, पीने का पानी है जो वो साफ और अच्छा है या नहीं, मुँह हाथ धोते हैं बच्चे या नहीं, ये इस बात का हमने क्या है खुद ने मूल्यांकन करना है केंद्र के दौरान। उपस्थिति, यह दैनिक कार्ड का भाग है, जब हमारा पोर्टफोलियो होता है दैनिक कार्ड मतलब डेली का कार्ड जो प्रतिदिन, दैनिक मतलब डेली, वार्षिक मतलब साल बाद। केंद्र में कितने लड़के तथा लड़कियां रोजाना आते हैं, केंद्र में क्या
कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कभी कभी आते हैं। ये हमने पोर्टफोलियो तैयार करना है कि कौन से बच्चे हैं जो डेली आते हैं और लड़कियों की गिनती समान है, या लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं। सो अगर लड़कियों की संख्या कम है तो हमने क्या है, समाज में जाकर यह उजागर करना है कि जो है आप लड़कियों को भी स्कूल पर भेजें, उनका भी बराबर का ही अधिकार है शिक्षा लेने का। आगे है हमारे पास, एक कार्यकर्ता का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान जो है रखना जरूरी है। सो यहाँ पर हमने तैयार किया है हाँ और ना, यह देखना जरूरी है। यह पोर्टफोलियो तैयार करेंगे हम। 1 से 15-20 मतलब क्या हुआ कि अगर एक टीचर है और 15 से 20 जो हैं बच्चे हैं, वो हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो यस, अगर बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक एक हैं तो उसे क्या करेंगे, नो करेंगे हम। ऐसे ही हमने आगे जानना है बच्चों तथा शिक्षकों के बीच स्नेहपूर्ण संबंध। बच्चे और शिक्षक हैं जो, उनके बीच में अच्छा संबंध है या नहीं। अगर है तो उसे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो उसे टिक कर देंगे। और आगे है हमारे पास स्टाफ की क्रियाएं जो हैं बाल केंद्रित। याद रखना हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन ही हमने देनी है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं देनी। हमने हमेशा बच्चे को ही केंद्र में रखना है। वो क्या है कि बच्चे के अकॉर्डिंग और बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग है कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमने है तो हाँ पर, नहीं है तो ना पर टिक कर देना है। कार्यकर्ता की मनोवृत्ति कठोर ना होकर लचीली है। अगर लचीली है मतलब कि अच्छी वाली है तो यस, नहीं है तो नो पर कर देना है। वैसे ही है हमारे पास, शिक्षक बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या नहीं। अगर करेंगे तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा ना, कि हम जानेंगे कि बच्चे को क्या क्या समझ आई है। आगे है हमारे पास, बच्चे केंद्र में तनाव रहित और प्रसन्न रहते हैं या नहीं। ये बताना है कि बच्चे जो हैं तनाव रहित मतलब दिमागी लोड है जो उनका, वो कम होता है या बढ़ता है, वहाँ पर टिक कर देना है। वैसे ही बच्चे शिक्षक को खोज व अवदेशन के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। बच्चे को खोज ह्यूस्टिक बनाना चाहिए। बच्चे को हमेशा क्या है, कोई ना कोई डिस्कवरी। बच्चा अगर डिस्कवरी में होगा, कोई चीज़ खोजेगा, तभी जो है बच्चे का हम कहेंगे कि अच्छे से विकास है जो वो हो रहा है। आगे है हमारे पास, कार्यकर्ता अभिभावक के लिए बैठक निर्धारित करता है या नहीं करता। मतलब कि जो उनके माँ बाप आएंगे उनके लिए कोई एक पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जो उसको ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि उसको ऑर्गेनाइज करके आयोजित किया है या नहीं किया। आगे हमारे पास, बच्चों को तथ्यों की जानकारी देकर तर्क के आधार पर, बच्चों को हमने क्या है, रीजनिंग के आधार पर बच्चों का जो दिमागी विकास है करना है। बच्चों को शिक्षक आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सहायता में काम करते हैं। मतलब कि एक दूसरे की सहायता में काम करते हैं या नहीं करते, ये बताना है। ये पोर्टफोलियो हमने तैयार करना है अगर हमारे पास ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। उम्मीद करते हैं हम शिशु गृह में पालनकर्ता के कार्य, ज्ञान तथा कौशल की चर्चा कीजिए के बारे में समझाएंगे। पालनकर्ता कौन होता है? पालनकर्ता वह होता है जिसने बच्चे को पालना है। पालनकर्ता में कौन कौन से शामिल किए जाते हैं अध्यक्ष, वो कौन कौन से होते हैं? वो एक तो पारिवारिक मेंबर होते हैं, और जो हमारे स्कूल के शिक्षक, प्री प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक होते हैं वो हमारे पालनकर्ता के अहम सदस्य होते हैं। आइए हम आगे इनके बारे में जानेंगे कि उनके पास कौन कौन से स्किल, कौशल होने चाहिए, उन्हें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए, उनके पास क्या ज्ञान होना चाहिए कि वो एक बच्चे को कैसे ठीक ढंग से पाल सकते हैं और उसका सभी प्रकार का विकास, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो या संवेगात्मक विकास हो, सभी प्रकार का विकास वह कैसे कर सकते हैं। आइए हम इसके बारे में जानेंगे आगे। सबसे पहले है हमारे पास कार्य, कि एक पालनकर्ता को क्या कार्य करना चाहिए। एक पालनकर्ता को सबसे पहले क्या
कार्य करना चाहिए, वो कार्य है वातावरण को सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, जो वातावरण दिया जा रहा है वह सुरक्षित होना चाहिए और स्वास्थ्यप्रद भाव कि वो शरीर के लिए अच्छा होना चाहिए। पहले तो हमें क्या ध्यान में रखना होगा, सुरक्षित। सुरक्षित में क्या आ जाएगा कि बच्चे को जो हम खिलौने दे रहे हैं, जहाँ बच्चा कहाँ पर है, जैसे कि बेड पर है, और बेड की कोई भी नुकरें नुकीली नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चे को चोट लगने का खतरा ना हो। और दूसरे नंबर पर है हमारा स्वास्थ्य। बच्चे को जो इन्वायरमेंट वातावरण दिया जाने वाला है उसका जो भाव है कि वो साफ सुथरा वातावरण हो, ये ना हो कि वहाँ पर गंदगी हो जिससे बच्चे को कई प्रकार की बीमारियां भी लगने का खतरा होता है। इसीलिए सबसे पहले पालनकर्ता को चाहिए कि उसको कौन सा वातावरण कैसे और कब देना चाहिए। जैसे कि गर्मी में बच्चे को कहाँ पर रखना है, सर्दी में बच्चे को कहाँ पर रखना है, और वर्षा ऋतु में बच्चे को कहाँ पर रखना है। इसीलिए जो वातावरण है वो पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि कैसा किस ऋतु में बच्चे को दिया जा सकता है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। हम आगे जानते हैं ज्ञान। पालनकर्ता के पास कौन सा ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो उसे मूल नियम मतलब फर्स्ट एड के जो नियम हैं वो बच्चे के लिए पता होने चाहिए कि बच्चे की स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भोजन एवं जल का संरक्षण, कौन सा भोजन चूज करना है, कौन सा जल देना है, यह पता होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा, उसे फर्स्ट एड मुढ़ली सहायता देने के लिए बच्चे को पता होना चाहिए कि हम पालन करता है, हम बच्चे को कैसी मुढ़ली सहायता देंगे। अगर बच्चे को चोट लगी, मान लीजिए बच्चों ने आँख में मिट्टी डाल ली, तो मिट्टी को निकालने के लिए हम अगर कहें कि उसे कपड़े से पोंछ दो, ऐसा नहीं। तो पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि मिट्टी जो है ये निकलेगी पानी डालकर, तो इसीलिए पालनकर्ता क्या करेगा, जल्दी से वो आंखों में पानी डालेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पालनकर्ता के पास प्राथमिक चिकित्सा थी, फर्स्ट एड थी, और पालनकर्ता ने बच्चे का ठीक ढंग से देखभाल किया। दूसरा है हमारे पास परिवेश को सुरक्षित व स्वास्थ्य किस प्रकार रखना है। मैंने पहले भी बता दिया, ये तो पीछे भी, कि पालनकर्ता के पास ज्ञान होना चाहिए कि कैसे हम बच्चे के लिए कौन सा एनवायरनमेंट जो है क्रिएट करेंगे, कौन सी एनवायरनमेंट में बच्चे को रखेंगे। कौशल, स्किल, एक पालनकर्ता के पास कौन सा स्किल होना चाहिए। सबसे पहले है उससे सुरक्षित स्थान और सामग्री। स्थान अच्छा होना चाहिए, गंदगी भरा ना होना चाहिए, सामग्री अच्छी होनी चाहिए, नुकीली ना होनी चाहिए जिससे बच्चे को चोट लगने का डर ना हो। पर्यावरण की असुरक्षित वस्तुएं व सामग्री, जैसे कि तेज धार वाली, मैंने पहले भी बता दिया कि नुकीली ना हो, वो उससे बच्चे को दूर रखना चाहिए। और भोजन और जल है जो, वो हमें कौन सा यूज़ करना है, साफ़ सुथरा हो भोजन। ये ना हो कि भोजन पर मक्खियाँ बैठी हों और वही हम बच्चे को दे दें जिससे बच्चे को बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। आगे हम जानेंगे बच्चे को शारीरिक देखभाल के बारे में, उसको जो फिज़िकली केयर है हो वो हम कैसे कर सकते हैं। स्तनपान और पूरक आहार के बारे में जानकारी। पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि कब बच्चे को दूध देना है, कब बच्चे को आहार देना है। दूसरा नंबर है हमारे पास विभिन्न आयु वर्गों के लिए स्वास्थ्य व पोषण। पता होना चाहिए कि 2 वर्ष के बच्चे को क्या देना है, 1 वर्ष के बच्चे को क्या देना है, 6 महीने के बच्चे को क्या देना है। दूसरा नंबर, बच्चों के सोने और उठने का टाइम पता होना चाहिए कि बच्चे ने जब सोना है उसका टाइम क्या है, कितने बजे तक बच्चा सो जाता है, कितने बजे तक उठ जाता है। इसीलिए हम जब उठते हैं तो बच्चे को क्या देते हैं, दूध देते हैं, चाय देते हैं। इसीलिए पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि बच्चे की क्या डिमांड है, कब उसको क्या देना है। बच्चों को व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार बोतल से दूध पिलाना। जब बच्चा छोटा है तो हम क्या करते हैं, बोतल से दूध पिलाते हैं। तो इसीलिए हम जानते हैं कि बच्चा जो है गिलास को पकड़ भी नहीं पाएगा और गिलास से पानी ज़्यादा जाता है, इसीलिए वो पी भी नहीं पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार उसको दूध में बोतल में जो दूध है वो पिलाना चाहिए। बच्चों को नहलाना व कपड़े पहनाना। बच्चों को अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े नहलाकर पहनाने चाहिए। इसीलिए जब बच्चा पोटी या कोई गंदगी वगैरह करता है तो उसके लिए हमको कपड़े जो है पालन करता टाइम पर बच्चे के चेंज करता रहे। नेक्स्ट हमारे पास वृद्धि संबंधी चार्ट के आधार पर बच्चे की वृद्धि तय करना।
इसका मतलब ये है कि जब पालनकर्ता बच्चे को ठीक ढंग से खुराक देता, अच्छा एनवायरनमेंट देता, तो उसकी कितनी कितनी वृद्धि हो रही है, उसकी वृद्धि हो भी रही है या नहीं हो रही। तो ये वृद्धि का चार्ट है जो पता होना चाहिए एक पालनकर्ता को कि किस एज में बच्चा कितने इंच बढ़ेगा और कितना उसका वेट होगा। हम आगे जानते हैं पालनकर्ता के पास और कौन सा ज्ञान होना चाहिए। नहलाने, धुलाने और शौच संबंधी देखभाल, सफाई, कब नहलाना है, कब शौच भेजना बच्चे को, जब शौच कब करता है तो उसकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। निर्देशिक सेवाएं, तो उसे क्या है, समय समय पर सेवाएं देनी चाहिए। बच्चे को कपड़े से संबंधित समुचित जानकारी देनी चाहिए। टीकाकरण मैंने पीछे भी बताया कि कौन सा टीका कब लगना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अतिसार व बुखार आदि की देखभाल, बच्चे जो कि छोटे बच्चे हैं बीमारी की पकड़ में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए बच्चे के अतिसार व बुखार के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा इस मौसम में जाकर यह खाना खाकर बीमार हो जाता है, इसीलिए उस मौसम और उस आहार को बच्चे से दूर रखना चाहिए। शिशु के लिए आहार बनाना, और कौन सा कौशल होना चाहिए एक पालनकर्ता के पास कि शिशु के लिए आहार बनाना है, तो उस आहार में सभी इंग्रेडिएंट्स, सभी प्रकार के तत्व मौजूद होने चाहिए। बीमार और अल्प पोषित बच्चों की पहचान, बच्चों की उसके पास एक कौशल, ऐसा स्किल होना चाहिए कि जो बच्चा बीमार है वो दूर से ही दस दे पालनकर्ता कि यह बच्चा बीमार है, इसको यह बीमारी है। सफाई और शौच संबंधी ध्यान रखना, तो बच्चे के सफाई और शौच के संबंधित ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने कब सफाई शौच जाना है और उसके लिए हमने कब सफाई करनी है, ये ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों के लिए समुचित आहार का चुनाव, बच्चों के लिए हम आहार का चुनाव करेंगे कि किस एज में बच्चे को कौन सा भोजन चाहिए। हम आगे जानेंगे कि बच्चे के लिए जो कार्य एक पालनकर्ता कर रहा है उसके पास क्या होना चाहिए। बच्चों की प्रेरणा व भावात्मक ज़रूरतें को पूरा करने के लिए एक ऐसा स्किल होना चाहिए, और उसके पास कौन सा ज्ञान होना चाहिए। बच्चे के विकास के चरण पता होना चाहिए कि बच्चा जो है स्पिरिकली बढ़ता फूलता है, और बच्चे का पहले कौन सा सेंसरी मोटर काम करने लगते हैं, फिर बच्चे में क्रिया आनी शुरू हो जाती है, वो हाथ पैर मारने लग जाता है, फिर बच्चा चलने फिरने लग जाता है। ठीक वैसे ही भाषाई विकास होता है। भाषाई विकास में क्या है, बच्चा कैसे चलता है, बच्चा कैसे बोलने लग जाता है, एक दो वर्ड कब सीखता है, और 6 माह में कितने वर्ड सीख जाता है, 1 वर्ष में कितने वर्ड सीख जाता है, और 2 साल में वो कितने शब्द सीख जाता है। विकास के सिद्धांत पता होने चाहिए। अभिभावक मार्गदर्शन, ये भी एक पालनकर्ता को पता होना चाहिए कि कौन सा मार्गदर्शन करवाना है। सभी क्षेत्रों में बच्चे के विकास को प्रोत्साहित, अब हम देखेंगे कि बच्चे को एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्र, चाहे वो उसका सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक हो, सभी पर बच्चे को क्या अपने प्रोत्साहन करना है। ये नहीं है कि बच्चे के एक ही क्षेत्र को देखा जाए, बच्चे के सभी क्षेत्र होंगे अच्छे तभी बच्चे का विकास भी अच्छा होगा। हम आगे जानते हैं बच्चों के क्रियात्मक, सामाजिक, भावात्मक, भाषा संबंधी व ज्ञानात्मक विकास के लिए क्रियाओं का आयोजन करना। एक पालनकर्ता क्या करेगा, क्रियाओं का आयोजन करेगा ताकि बच्चे का सामाजिक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास है जो अच्छे से हो सके। बच्चों की क्या आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और क्या पूरा करेगा, बच्चों जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो बीमार बच्चे हैं, जो जिसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड भी कह देते हैं, उनकी पहचान करेगा कि उनको क्या चीज़ की नीड है, वो नीड उनकी जो है प्रोवाइड कराएगा, जो उनको लोड है वो उनकी लोड को पूरा करवा देगा। इसीलिए हम आगे जानते हैं कार्यक्रमों के संवर्धन के लिए स्थानीय संसाधनों, सामग्री। अब कोई कार्यक्रम होना है उसके लिए सामग्री होने की ज़रूरत है, वो उसके पास स्किल होना चाहिए कि कहाँ से प्रोवाइड करवानी है। विचारों के आदान प्रदान के लिए अभिभावकों के साथ मीटिंग का आयोजन, जो बच्चे के माता पिता हैं वो अध्यापक से एक मीटिंग करेंगे जिससे बच्चे के बारे में स्कूल के और घर के जो रिकॉर्ड हैं वो नोट किए जाएंगे, यानी कि पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा, जिससे पता चल सकेगा कि बच्चा किस एज में कितना बदा फुला है और क्या खाना खाता है, उसके बारे में सभी नोट किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्ड बनाना। ये
उसका क्या है, कार्य है एक पालनकर्ता का, कि रिकॉर्ड बनाना कि किस बच्चे का कब कब कौन कौन सा विकास है जो वो ठीक ढंग से हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो तैयार करना। उपस्थिति की महत्ता, स्वास्थ्य बुद्धि के रिकॉर्डों के, अब उसके आईक्यू लेवल कब कब है। अगर देखिए ना कि अगर आईक्यू लेवल जानना है तो हम क्या करेंगे, बच्चे की जो एक्चुअल एज है, जो बच्चा जैसे मान लीजिए वो 12 साल की एज का है और वो काम कर रहा है 14 साल की एज का, तो इसीलिए हम उसका आईक्यू लेवल कैसे जानेंगे, 14 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 10। इससे बच्चे का क्या है, हमारे पास आईक्यू लेवल जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है वो पता चल जाएगा। आगे हमारे पास वृद्धि संबंधी चार्ट बनाना। अब हमने पोर्टफोलियो तैयार करने हैं, पालनकर्ता में क्या करेगा, वृद्धि के संबंधित कितना बड़ा फूल है, टीकाकरण का कार्ड बनाएगा, उपस्थिति का कब कब बच्चा हाजिर होता है और कब हाजिर नहीं होता। आगे है हमारे पास कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, अब बच्चे हैं छोटे तो उनके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी गेम करवानी है, कोई खेल सामग्री बनानी है, वो कौन कौन सी हो कि 1 साल का बच्चा है या 1 साल से कम बच्चा है वो हमारी ओर आकर्षित हो और वो इंटरेस्ट दिखाए। ये प्रश्न पूछा गया है जून 2018 के प्रश्न 7, ये प्रश्न 7 नंबर प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर में आया था जून 2018 में, इसीलिए मैंने ये सेट करके ऐसे ही रखा हुआ है। 1 साल से छोटा बच्चा जिसे हम ऐसे क्या है खिलौने तैयार करके दे सकते हैं जिससे वो इंटरेस्ट पैदा करेगा। सबसे हमारे पास ये ज़रूरी पॉइंट ये होना चाहिए कि बच्चे को जो खिलौने तैयार करके हमने देने हैं वो खिलौने हमारे कॉस्टली नहीं होने चाहिए। अगर कॉस्टली हुए तो हर एक बच्चा जो है वो हमारे खिलौने जो हैं उनसे आनंद नहीं ले सकेगा, जिससे बच्चे क्या हैं हीनता का शिकार हो जाते हैं कि उसके पास महंगा खिलौना है, हमारे पास सस्ता है। इसीलिए सबसे सस्ते खिलौने ही यूज़ करना। यह खिलौने भी आपको कॉस्टली लग रहे होंगे लेकिन नहीं, इन खिलौनों को एक छोटे लेवल पर ही तैयार किया गया है। इससे भी छोटे लेवल के तैयार करने के लिए आप क्या करोगे, छोटे छोटे कोई टुकड़े अखबार के ले लेना या गत्ते के, उसको धागे से बांधना और उसको एक तार पर जो है हैंगर कर देना। उससे क्या होगा, जब हवा चलेगी तो वो खिलौने की तरह धागा जो है वो हिलेगा, जिससे बच्चे का ध्यान आकर्षित होगा और बच्चा अपनी इस क्रिया में रुचि दिखाएगा। नेक्स्ट खिलौना हमारे पास, आपने क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है, उसको ऐसे डिज़ाइन कर देना है कि जिसको कोई शेप दी जा सके, जैसे कोई गुड्डा बना देना, कबूतर बना देना, कोई और पक्षी बना देना, जा कोई जानवर बना देना और उसमें रुई भर देना, जा उसमें कोई पुराने कपड़े भर देना जिससे वो फूल जाए। और बच्चा इससे क्या है, बच्चा क्या है जीवित रोपण होता है, बच्चा क्या इंटरेस्ट लेता है, बच्चे यही समझता है कि ये जो जिससे मैं खेल रहा हूँ ये चीज़ क्या है ओरिजिनल है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं हर एक चीज़ को जीवित समझते हैं और बच्चे क्या हैं इसको बहुत ही इंटरेस्ट लेकर रुचि दिखाकर खेल में भाग लेते हैं और खेल से उनको बहुत अच्छी सीख मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिटरी टॉयज़ जो आवाज़ें करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बोतल लेनी है, उसमें क्या थोड़े बहुत पत्थर भर देने हैं, या आपने क्या करना है एक खाली माचिस ले लेनी है, उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल लेने हैं। जब आप उसको हिलाएंगे तो बच्चा क्या है इंटरेस्ट लेगा तो बच्चे को आवाज़ भी आएगी कि बोतल हिल रही है और उसमें जो स्टोन है वो आवाज़ें कर रहे हैं और बच्चा बेहद खुश होगा और अपनी रुचि को वहाँ पर एकाग्रचित होकर दिखाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ध्यान से इसको देखेंगे और इसमें अपनी रुचि दिखाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 13 से 36 माह की अवधि में होने वाले शारीरिक विकास। जब बच्चा 1 साल से 3 साल तक का हो जाएगा तो उसका जो शारीरिक विकास है वो कैसा होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि बच्चा कैसे कैसे शारीरिक जो विकास है उसको कैसे अर्जित करता है।
मेरे द्वारा यह एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि चाहे प्रश्न पूछा जाए 1 वर्ष का, चाहे 2 वर्ष का, चाहे 3 वर्ष का। सो आप क्या कहेंगे कि जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो जो अगर लड़का है तो उसका वज़न जो है किलोग्राम कितना हो जाता है 9.5, लड़कियों का 9.0 हो जाता है। और जो 2 वर्ष की आयु में लड़के का वज़न होता है 11.5 और लड़कियों का कितना हो जाता है 11.0। और जो 3 वर्ष की आयु है उसमें बच्चे का जन्म लड़के का जो वज़न है वो कितना हो जाता है 14.0 और जो लड़कियां हैं उनका कितना हो जाता है 13.5। ऐसे ही हम जानेंगे कि जो उनकी हाइट है वो कैसे कैसे इंक्रीज़ होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। अगर 1 वर्ष का बच्चा है तो उसकी कितनी हो जाएगी लंबाई सेंटीमीटर में 75 सेंटीमीटर अगर लड़का है, तो अगर लड़की है तो वो थोड़ी कम बड़ी होगी तो उसकी कितनी होगी 72.5। और ऐसे ही 2 वर्ष की आयु में लड़के की लंबाई 85.0 हो जाती है और लड़कियों की 83.0। 3 वर्ष की आयु में 94.0 हो जाती है और लड़कियों की कितनी हो जाती है 92.0। ऐसे ही आपने ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में चाहे वो 1 वर्ष का पूछ ले, चाहे 2 वर्ष का पूछ ले, चाहे 3 वर्ष का, सो आपके पास आंसर ऐसे ही तैयार होना चाहिए कि आप फट से बता दो कि कैसे बच्चे का वज़न बढ़ता है और कैसे उसकी लंबाई। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, अगर बच्चा 0 वर्ष से यानी कि उसका जन्म हुआ है तो उसका जो वेट है वो होगा 3 kg और उसकी हाइट कितनी होगी लगभग 9 इंच। ये सेंटीमीटर में मैंने बताया और ये क्या है इंचेस में है। और अगर पाउंड में पूछ ले बच्चे का जन्म के समय वजन कितना होगा तो बच्चा लगभग 7 पाउंड का होता है। सो आज हमने इसी टाइम जाना कि कैसे बच्चे का जो है शारीरिक विकास होता है और कब कब किस किस एज में कितना बढ़ जाता है। हम आगे जानते हैं। आगे हैं दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रश्न, बच्चे 2 शब्दों के वाक्य कब बनाना प्रारंभ करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो भाषाई विकास है वो कब कब कैसे कैसे होता है। सो हम एक पोर्टफोलियो के जरिए जानेंगे कि बच्चे को कब कितने वर्ड आ जाते हैं और कब कितने वर्ड वो बोलना शुरू कर देता है। इसीलिए मैंने एक पोर्टफोलियो तैयार किया। आपने भी अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेना है और जब एग्ज़ाम देने जाना है तो सिंपल सी एक रीडिंग मार लेनी है, जिससे क्या है आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगा और आपको सारी लाइफ में ये याद भी रहेगा कि किस एज में बच्चा कितना कुछ सीख जाता है। ये पोर्टफोलियो है मेरा। 3 मंथ में क्या करता है बच्चा, तो मैंने पहले भी कहा था कि वो क्या करता है, कूजन करना शुरू कर देता है और बलबलाना, कूइंग और गुर्जलिंग करने शुरू कर देता है। और अगर वैसे ही 6 मंथ का है तो उसके पास क्या होता है, बैबलिंग करने की क्षमता होती है, बलबलाना शुरू कर देता है, पा मा दा ना बोलना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चे ने क्या करना, ऊ आ 3 मंथ में बोलना शुरू कर देना है। और जो 12 मंथ हुआ है, 1 साल का हो गया, तो उसके पास कौन से फर्स्ट वर्ड 1-2 शब्द उसके पास आ जाएंगे, वो बोलना शुरू कर देगा, जैसे दा दा ना ना मा मा ऐसे बोलना शुरू कर देगा। वैसे ही बच्चा जब 18 मंथ का हो जाएगा, लगभग 1.5 साल का, तो बच्चे के पास 5 से 40 वर्ड हैं जो वो होंगे और बच्चा वो उसको यूज़ करेगा। और 3 वर्ष की आयु में बच्चे के पास 300 वर्ड तक हो जाएंगे और 2-3 वर्ड का वो सेंटेंस, जैसे मैं पानी पीता हूँ, ऐसे छोटे छोटे वो है सेंटेंसेस क्रिएट करने लग जाएगा, छोटे छोटे उसको वाक्य बनाने शुरू हो जाएंगे। और 3 वर्ष की आयु में उसके पास 1000 वर्ड होंगे और वो क्वेश्चन आस्क करेगा, प्रश्न पूछना शुरू करेगा। ये ऐसे होता है, ऐसे क्यों होता है, हम पानी क्यों पीते हैं, सूर्य क्यों दिन पर चढ़ता है, सूर्य रात को कहाँ चला जाता है, चंदा को मामा क्यों कहते हैं, हम ऊपर जाने के लिए पौड़ियाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं। वह वर्ड हैं जो बच्चा वाक्य बनाकर कब शुरू कर देगा, 3 साल की एज में। ठीक वैसे ही 4 साल की एज में उसके पास भंडार आ जाएगा शब्दों का, जैसे कि 2000 वर्ड्स हो जाएंगे, 5+ वर्ड सेंटेंस हो जाएंगे, पूछना शुरू कर देगा। और 5 वर्ष की आयु में प्रॉपर जो है बच्चा बहुत बड़े बड़े वाक्य यानी कि सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देगा। ऐसे ही हमने जाना कि 3 माह से लेकर
5 वर्ष तक कैसे बच्चा अपना भाषाई कौशलों को बढ़ावा देता है और उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। आगे हम जानेंगे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न 2018 दिसंबर की परीक्षा में, बच्चों को भाषा सीखने में वयस्कों की क्या भूमिका। हम जानेंगे कि वयस्क क्या होते हैं। वयस्क होते हैं उसके माँ बाप हो गए, या उसके टीचर हो गए, जो उसके शिक्षक हैं, जो फर्स्ट टीचर होते हैं उसके, जैसे प्री प्राइमरी स्कूल में। सो वो कैसे बच्चे का भाषाई विकास करवाते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे कि सबसे पहले क्या है कि बच्चों के लिए जो बड़े वर्ड हैं, सबसे पहले बच्चा क्या है नकल आसानी से कर सकेगा और उसको बोल सकेगा। जैसे हमने वो कहते हैं कि बड़ा वर्ड नहीं बोलना, घूमना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुमी गुमी करना। नहाने को हम बच्चे से कहते हैं तो क्या बोलते हैं कि नहाई नहाई करना। ऐसे शब्दों का उच्चारण करके हम बच्चे का भाषाई विकास जो है शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमने सर्वनाम, हमने प्रनाउन नहीं यूज़ करना, नाउन यूज़ करना है, संज्ञा। जैसे मैं कह दूं कि राम वहाँ गया था, सॉरी राम एप्पल खाता है, वह एप्पल खाता है। राम एप्पल खाता है तो बच्चे को पता चल जाना कि राम कौन है, उनके घर का सदस्य है, या उसका कोई पीयर्स ग्रुप का है। और अगर मैं कहूँ कि वह एप्पल खाता है तो बच्चा भी कंफ्यूज हो सकता है कि उसने ह्यूमन बीइंग को कहा है या कहीं किसी जानवर को कहा है। इसीलिए उसको जब भी बुलाना है बच्चे को तो संज्ञा का यूज़ करें, सर्वनाम का यूज़ ना करें, प्रनाउन का यूज़ ना करें, नाउन का ही हमेशा यूज़ करें। ठीक वैसे ही बच्चे के पास क्या है, उपयुक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार अगर किया जाए, जैसे गुमी गुमी नहाई नहाई, तो बच्चा भी क्या होता है, केंद्रित होता है, जिससे वह छोटे छोटे जल्दी से शब्द बनाने सीख जाता है। हम आगे इसके बारे में जानेंगे। ऐसी बोली का इस्तेमाल करते समय बच्चा क्या करता है, ऊंचे स्वर, पिच और शब्दों के लहजे से क्या करता है, अनुतान, इनोटेशन, यानी कि नकल करनी सीख जाता है। कि मैंने बोला कि मामा, बच्चा भी पीछे बोलता है मामा। दादा बोला तो दादा। वह धीरे से अपनी छोटी छोटी लय से बोलना, स्नेहमयी लय, यानी कि प्यार से बोलना। बच्चे छोटे छोटे बोलते हैं, हमें अच्छे लगते हैं ना, प्यार से कैसे बच्चे बोलते हैं, तो वैसे ही ठीक बच्चे क्या हैं, प्यार से स्नेहमयी लय में धीरे धीरे बोलना शुरू कर देते हैं। आगे है हमारे पास प्रथम वर्षों के बाद बच्चों के लोगों के साथ संबंधों के विकास पर उल्लेख। लोगों के साथ बच्चा अगर जाएगा तो बच्चे में अपने होती हैं मॉरल वैल्यूज़, उसका विकास होगा। मॉरल वैल्यूज़ में सबसे पहले क्या आती है, उसकी परोपकारिता और समानुभूति। इससे हम सीधा ही सीखेंगे कि क्या होते हैं ये, बोलते किसे हैं, परोपकारिता और समानुभूति होते हैं बच्चे की मॉरल वैल्यूज़, बच्चे के नैतिक गुण, नैतिक शिक्षा और मॉरल एजुकेशन भी हम उसे कह सकते हैं। वैसे कहते हैं कि जैसा बीज बोए वैसा फल पाए, कि अगर हम बच्चे को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा उसकी आउटपुट भी अच्छी देगा। अगर इनपुट अच्छी होगी तो आउटपुट डेफिनेटली अच्छी होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसा हम बच्चे को सिखाएंगे वैसा ही बच्चा हमें आउटपुट देगा, वैसा ही बच्चा हमें बोलकर और बताएगा या समाज में विचरेगा। अगर देखिए ना, जैसे अगर हमारे घर का माहौल ख़राब हो गया, हम गालियां शुरू कर दे बच्चे के सामने, तो बच्चा क्या है, समाज में जाकर भी गालियां देनी शुरू कर देगा। तो उस बच्चे के पास कैसे परोपकारिता आएगी, कभी भी नहीं आएगी। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि कोई एक राम नाम का लड़का है, उसने देख लिया कि शाम जो है वो गिर गया है, राम ने क्या किया, उसको उठाने की कोशिश की, उसके कपड़े झाड़े और उसके जहाँ पर दर्द हो रही थी वहाँ पर मलना शुरू कर दिया। इससे राम ने क्या अपनी नैतिकता दिखाई कि उसके पास परोपकारिता और समानुभूति थी, जिसी कारण उसने शाम की हेल्प की। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि किसी को चोट लगी और हंसने लग जाते हैं, तो उनका क्या है, जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें वो डेवलपमेंट कभी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास तो जेलस की भावना है और बच्चा दूसरे से जल रहा है और खुश हो रहा है कि वो उसको गिर गया है और उसको उठाया नहीं बल्कि उसके ऊपर दांत कटने लग गया है। वैसे ही मैंने आपको समझाने के लिए ये तैयार किया कि बड़ों से बात करने का ढंग आपकी तमीज़ बताता है और छोटों से बात करने का ढंग आपकी परवरिश।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर परवरिश अच्छी होगी तभी हम बड़े बनकर अच्छे से तमीज़ से बात करेंगे। अगर हम छोटे होते ही परिवेश अच्छी ना हुई अपनी परवरिश, तो क्या होगा कि हम बड़े होकर गलत झगड़ालू टाइप के, गुंडा टाइप के इंसान बन जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो व्यक्तित्व है लोगों में बहुत ही बुरा होगा। एक और मैंने तैयार करवाया, ये है सम्मान पाने का प्रयास करें ना कि ध्यान आकर्षित करने का। सम्मान पाना है। सम्मान कैसे पाएगा बच्चा? जब उसके पास उसके मॉरल वैल्यूज़ अच्छे होंगे। और ध्यान को आकर्षित करना है तो बच्चा चाहे लाख सोना हो जाए, अगर वो मीठा बोलता है लेकिन अगर उसके पास सम्मान, उसके जो संस्कार अच्छे नहीं हैं, तो बच्चा क्या है, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे देखिए ना, कोई बच्चा गाली देता है तो हमको कई बार क्या होता है कि अच्छा लगता है कि छोटा बच्चा गालियाँ देता है, लेकिन आगे चलकर उसके जीवन में क्या है, बाधाएं आने वाली हैं, जिसके कारण क्या है, उसको कहीं से भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। तो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो सम्मान पाने का प्रयास करें ना कि ध्यान आकर्षित करने का, कि सम्मान पाने का प्रयास करना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सम्मान अधिक समय तक आपका साथ देता है। अगर ध्यान आकर्षित, जो अगर हमारी शक्ल अच्छी है लेकिन ये कुछ टाइम तक ही अच्छी रहेगी, लेकिन जो हमारा सम्मान है, जो हमारा समाज में एक परिचय बना हुआ है, वो हमारा ज़िंदगी भर चलता रहेगा। इससे हम जान सकते हैं कि कैसे हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी होती हैं। हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, हमारे देश के राष्ट्रपति, उनका भी एक विचार था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। इनके कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने कुछ पाना है, हमने अगर कुछ पाना है तो उसको पाने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि हमें वो एंड में जाकर प्राप्त होगा। इसीलिए हम जब अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह हमें पहले जलना भी पड़ेगा। भाव हमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो ग्रहण करनी ही पड़ेंगी, तभी हम सूरज की तरह चमक सकते हैं और समाज में एक अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व लेकर आ सकते हैं। आगे है हमारे पास, कर्मबंधता से आप क्या समझते हैं? कर्मबंधता क्या होती है? जिसे हम असेंडिंग भी कहते हैं। कर्मबंधता का भाव, जैसे हम सीढ़ी है, एक सीढ़ी पर हमने चढ़ना है, हम पहले पहला स्टेप चढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ऐसे ही बच्चा क्या होता है, जब पैदा होता है तो वो उसके सेंसरी मोटर काम करते हैं, फिर उसमें हाथ पैर मारने की क्षमता हो जाती है, फिर वह चलने लग पड़ता है, फिर वो दौड़ने लग पड़ता है, कूदने लग पड़ता है। वैसे ही ठीक कर्म बनता है, जो वैसे ही एक सीढ़ी की तरह होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाती हैं। आइए हम जानते हैं एक पोर्टफोलियो के जरिए। यह देखिए कि 0 लेवल से लेकर बच्चे ने 9 पर जाना है, तो क्या करेंगे, उसके पास कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो हैं स्टेप बाय स्टेप उसने चढ़ते ही जाना है। बच्चे का विकास है जो ओली ओली क्या हो जाता है, बढ़ता ही जाएगा। इससे हमने जाना कि बच्चे का जो है विकास वो एक कर्मबंधता में होता है, एक क्रम में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे से होकर। जैसे हम इसको और क्या कह देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल। बच्चे को हम जब पहले एग्जाम्पल दे दें और उसके बाद में रूल समझाएं तो बच्चे को जानकारी हासिल होना शुरू कर देते हैं। अगर हम बच्चे को पहले ही रूल समझा दें, एग्जाम्पल बाद में दें, तो बच्चा दुविधा में आ जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे निगमन विधि। और बच्चा जो है हमें हमेशा उसका विकास करवाना चाहिए इंडक्टिव में, याद रखना इंडक्टिव। और इसको आगमन भी कहते हैं, जो बच्चा आम से खास की ओर जाएगा, आम से खास की ओर। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, बच्चे के पास एक आम है और एक बेर है, बच्चे ने उसको जानना है कि इसमें कॉमन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कॉमन है इसमें गुठली है। इसीलिए बच्चा क्या है, इंडक्टिव डेवलपमेंट की ओर बढ़ता जा रहा है। आगे है हमारे पास जीवत आरोपण की अभिप्राय, जीवन आरोपण से क्या अभिप्राय है। ये 2017 में पूछा गया प्रश्न।
जीवतरोपण का साफ साफ मतलब यही है कि बच्चा जो चीज़ देखता है ना, बच्चा यही कहता है कि ये चीज़ जिंदा है, हर चीज़ को जिंदा बोलता है। जैसे वो कह दे कि सुबह सूर्य वो उदय होता है और शाम को अस्त होता है, यानी कि वो रेस्ट करने चला गया। रात को पुल हैं जो ओवर ब्रिज होते हैं, दिन में उस पर आवाजाही होती है और रात को वो सोने लग जाते हैं। जैसे वो सोचे कि अगर मैं पीढ़ी पर बैठूंगा, अगर जोर से बैठा तो पीढ़ी को दर्द होगा। सो बच्चे के पास कौन कौन सी भावनाएं होती है, बच्चा यही चीज़ समझता है कि हर एक चीज़ है जो जीवतरोपण है, हर एक चीज़ संजीव है। उसको यही लगता है कि हर एक चीज़ जो है दर्द महसूस करती है, हर एक चीज़ जलती है, हर एक चीज़ सोती भी है। ऐसे ही हम इस पिक्चर के माध्यम से जानेंगे कि बच्चा समझता है कि सूर्य निकला और सूर्य छिप गया, मतलब कि रेस्ट करने चला गया। चंदा मामा दिन को रेस्ट करता है, रात को जागता है। वैसे ही जो बादल हैं बारिश के बाद क्या हो जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। वैसे ही वह समझता है कि जो इस पर अगर हम सवारी करते हैं तो ये रात को थक जाता होगा, इसीलिए ये भी रेस्ट इसके लिए भी ज़रूरी होता है। प्रत्येक चीज़ है जो बच्चा यही समझता है कि उसने जीवत रोपण है, वह जीवत रोपण है और वह जिंदा ही है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुब्बा लर्नोलॉजी फ्री एडुकेशनल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद।